अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, द लास्ट लीग मैच ऑफ PSL 10 और शुरुआत से लेके अब तक आखिर तक इंतजार ये होता है कि कौन आएगा नॉकआउट्स में, कौन सी वो 4 टॉप टीम्स होंगी। और सबसे मजे की बात इस पूरे PSL की ये रही कि एक डेड रबर हमें कहीं ना कहीं शुरू में मिला और एक अब ये डेड रबर ये है जो आज खेला जाएगा। वो भी इस वजह से कि इसमें पोजीशनिंग कहीं ऊपर नीचे होने के भी चांसेस ज़्यादा नहीं दिख रहे। बहुत ही कोई मेजर अपसेट इधर उधर हो जाए तो शायद पोजीशनिंग हो, मगर इसके अलावा कोई और फर्क नहीं पड़ने वाला जब इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। बट अदर देन दैट एवरी मैच हैड इट वेटेज और हर मैच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेबल पे तब्दील हो रहा था, विच मीन्स कि हमारे टॉप 4 हमारे सामने आ चुके हैं। क्या रहा कल के दोनों मैचेस के हवाले से डिस्कशन होगी, आज के मैच के हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान और बिल्कुल सवेरा। जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का जिक्र हो रहा है, वहीं पर एशिया कप के मुकाबलों के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। आज सुबह में इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि एशिया कप नहीं होगा। फिर उनके देवाजीत सेकिया जो हैं उनका ये बयान आ गया जी कि बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। तो ये बात देखने की ज़रूर है कि भारतीय मीडिया जिस तरह से कलाबाजियाँ लगा रहा है और उनको वहाँ पर बैठे कुछ शोबदाबाज, कुछ मस्खरे, उनको ये तकलीफ़ पहुँच रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के खिलाड़ियों से इतनी मोहब्बत के साथ क्यों मिल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी इतनी मोहब्बत क्यों और इतनी मोहब्बत और इतनी उनके साथ लगाव का और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार क्यों कर रहे हैं। उनको तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ शाहिद आफरीदी से इतनी मोहब्बत के साथ गले क्यों मिलते हैं, शोएब अख्तर के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करते हैं और शोएब अख्तर और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ इन दिनों इतनी ज़्यादा उनकी बात क्यों कर रहे हैं। तो ये उन तमाम लोगों को जो वहाँ बैठे हुए हैं उन्हें अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो ये याद रखिएगा, हमने आपको फ़िक्स किया अल्लाह की रहमत से, पहले भी किया है और हम इंशाल्लाह आपको आइंदा भी फ़िक्स करेंगे। और अगर आपको इस मोहब्बत का जो पाकिस्तान के अफवाज में और पाकिस्तान के लोगों में मौजूद है, अगर आपको इसकी तकलीफ़ है तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में कुछ बैठे लोग हैं जिनको आज के दौर में भी सियासत सूझ रही है और जो न जाने किस दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, मनफी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और अपने ही नुमायाँ क्रिकेटर्स पर, टॉप क्रिकेटर्स पर जो पाकिस्तान की हर सतह पर सामने रहकर पाकिस्तान के इस महाज पर पाकिस्तान की कौम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ जो आपको अगर यकतरफ़ा अमन की ख्वाहिश है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा दुरुस्त कर लें और देख लें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रही है और आप अपने लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अफसोसनाक पहलू है जो कि ज़िक्र ज़रूर रहना चाहिए। हालात कुछ इतने अच्छे नहीं और जब तक एशिया कप का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर इसमें भी पाकिस्तान एक अहम हिस्सेदार है। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद मोहसिन साहब क्रिकेट तजिया निगार हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच महमूद हामिद साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपका भी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लीपा वैली का कैसा रहा दौरा? लोग तो बहुत खुश हैं आपको वहाँ पर देख कर के आप एक दिन किसी और महाज पर होते हैं, एक दिन किसी और महाज पर होते हैं। शाहिद साहब, लोगों का बड़ा भरपूर अंदाज से आपका इस्तकबाल भी वहाँ पर हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। वालेकुम सलाम। इमरान, अच्छा रहा टूर क्योंकि वहाँ LOC पे बिल्कुल वहीं से सारा कुछ शुरू हुआ था। कहूँगा कि पहली फायरी वहीं से शुरू हुई थी और वहाँ पे हमारे सिविलियंस और शहीद हुए हैं। हमारे जो वहाँ पे मैंने विजिट किया, हमारे एक हॉस्पिटल था, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था जो वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा था, उसको टारगेट किया था। और इसके अलावा हमारे शोधा थे, उनके घरों को तबाह किया हुआ था। तो वो विजिट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, वहाँ के लोगों से मिलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। और जिस तरीके से लिपा वैली के लोगों ने भरपूर तरीके से पाक फौज का साथ दिया, वो एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल बनती है वहाँ पे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें थी। दूर तक लंबा सफ़र था, लेकिन मैं समझता था कि वहाँ जाके उन जवानों से लाजमी मिला जाए कि जो हमारे लिए दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और एक मुश्किल LOC है, ख़तरनाक जगह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा। मुलाकातें बहुत अच्छी रही लोगों के साथ, तो इसलिए एक छोटा सा विजिट करके आया था। लाला, उन जवानों का जोश और जज्बा कैसा था? वाह 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 सवेरा वाह। वहाँ तो फौजी जवान का जोश और जज्बा तो हम सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल आवाम थी, हमारी कश्मीरी भाई थे, वो बड़े जबरदस्त और बड़े
एक कहते हैं कि वो उन्हें वो उन लोगों का जो जज्बा था, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना जानता है। जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको पता होता है कि घर की हिफाजत कैसे की जाती है। और जबरदस्त ग्राउंड देखा मैंने वहाँ, बड़ा खूबसूरत सवेरा ग्राउंड, बड़ा जबरदस्त छोटा सा ग्राउंड था। वहाँ पे मैच भी ऑर्गेनाइज किया था, बड़ा बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड था। वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ की यूथ के लिए पाक फौज ने वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड बनाया हुआ था। बड़े दिलकश मनाजर होंगे, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े होकर कुछ सुबह सुबह शायद नाश्ता फरमा रहे थे, बड़ा शानदार, बड़ा ही दिलकश अंदाज में पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। यार लंबी ड्राइव करके कुछ खाया नहीं था, और वैसे भी बाय रोड ट्रैवल करके ना, और जिन पहाड़ों में से आप गुजरते हैं वहां पे तो अगर आप नाश्ता करके खाना खा के जाएं तो वॉमिटिंग बहुत फील होती है। तो मैंने सबर किया हुआ था, मैंने कहा वहीं जाके नाश्ता करूंगा, और सबर किया। सबर का फल बहुत मीठा था, आलू के पराठे खाए और ऑमलेट थे, कुछ चिकन टाइप का था, तो बहुत एंजॉय किया। नहर भी साथ में थी, ठंडा ठंडा पानी। तो आई थिंक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन जगह लोगों की वजह से खूबसूरत बनती है। लोग बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। बट लाला, एक चीज़, अब जब एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं ACC के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी, वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान लें बेहतर है। सवेरा, इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। उसके बाद डिनाई कर दिया, BCCI ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नियतें पता है हमें, क्यों खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमेशा मैं कहता हूं। BCCI ने अपने मीडिया को कहा कि ये गलत कह रहे हैं और हमने एशिया कप विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की है। तो अब देखिए ना, मीडिया क्या कह रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। तो एक पेज पे तो आ जाए ना, ताकि उसके बाद हम तबसरा करें ना। अभी तो मेरा मतलब है कि मीडिया अलग है, ऑफिशियल्स अलग है, अजीब सी स्टेटमेंट्स लास्ट कोई 10, 12, 15 दिन में जो हमने देखा है, आई थिंक बदनामी का बाइस ही बनी है उनकी मीडिया उनके मुल्क के लिए। बुखलाहट का शिकार हैं मोहसिन साहब। जब हम ये बात करते हैं, कलाबाजियाँ लगाई जा रही हैं, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और मौजूदा हालात में आपको लगता है कि वाक़तन एक, चूँकि उसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं ACC के, ये जो कलाबाजियाँ हैं ये क्या है, चेक कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने ही बयानात को, वो जो पहले ख़बर चली सुबह, वो भी किसी वजह से होगी ना, वो ऐसा थोड़ा कि किसी ने खुद ही चला दी। सबसे पहले तो मैं लाला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि जिस तरह इन्होंने इस पूरी मूव चलाई है और एक यकजहती का एक माहौल बनाया, तो एक बहुत खूबसूरत एफ़र्ट थी इनकी। दूसरा ये था कि ये जो आप ये बात कर रहे हैं, वो हमेशा जितना कुछ भी करते हैं वो अपने पब्लिक प्रेशर में करते हैं। उनकी कभी भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी आज़ाद रही नहीं है। पब्लिक प्रेशर में आके उनके बड़े बड़े डिसीजन, जो वो क्रिकेट हो, वो पॉलिटिक्स हो, तो उनके बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिक्स, वो पब्लिक प्रेशर बेस्ड होते हैं। इसमें भी वो चेक नहीं कर रहे। वो अभी एक बात की कि जी वो सच क्या है, तो वो तो सच आज तक पाकिस्तान को नहीं मान सके कि पाकिस्तान एक हकीकत है। तो वो बाकी सारी चीज़ें, तो बाकी सच तो वो बाद में मानेंगे। तो अब तो आयां हो गई हर चीज़ नज़र आ गई, दुनिया ने देख लिया। तो वो
इस चीज़ को आप पाकिस्तान को क्रिकेट में से माइनस कभी भी नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी सच है, जितनी आसानी से वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे वो उतनी उनके लिए बेहतर है। तो ये कभी भी इसको ना तो पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट खेली जा सकती है, ना उसका कोई कॉन्सेप्ट है। वो पाकिस्तान को कहीं से भी माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उतना ही बड़ा सच है कि जो वो कहते हैं ना कि नहीं जी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा, तो बिल्कुल उस तरह ना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो सकता है, ना क्रिकेट के नक्शे से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट गायब हो सकता है। महमूद हामिद साहब, मेरे ख्याल से जितनी जल्दी एक सच को मान लिया जाए आसानी हो जाती है ना फिर, मतलब जब पड़ोसी हैं, पड़ोसी बन के रहना है तो फिर सच मान ले कि जिंदगी हमारी भी आसान हो, आपकी भी आसान हो। जी महमूद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे शायद ने बात की है कि क्रिकेट को हमने हमेशा क्रिकेट की नजर से ही देखा है, हम पॉलिटिसाइज कभी नहीं हुए, हमने हमेशा अच्छी और अच्छी ऊपर जैसे हमने अच्छी शो की। लेकिन जब आप इस तरह की उठपटांग हरकतें करेंगे, आपके कंट्रोल में आपको मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इमीडिएटली आपको खुद बात चला था, बीच से जो अपना अलग बयानिया दे रहा होता है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर आ रहा है। तो बात की पाकिस्तान एक अपने महमूद साहब, कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो रही है, थोड़ी सी टेक्निकल मेरे ख्याल से कोई डिस्कनेक्टिविटी आ रही है ऑडियो की। हाँ, आपको प्रॉपर्ली हम सुन नहीं सकते, मेरे ख्याल से हम रिकनेक्ट करते हैं आपके साथ फिर से। अच्छा, दोबारा बात करें शाहिद साहब। एक आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी एक बड़ी पुरजोश मुलाकात जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ भी पहुंच रही है। आप और शुएब अख्तर जब मिले आर्मी चीफ साहब से, तो वो लोगों को बड़ा ही उसके ऊपर तकलीफ़ पहुंच रही है। वो कोई बात हुई है आपकी, कोई मुबारकबाद दी है आपने कि जिसके ऊपर बहुत आग लगी हुई है? यार इमरान, मैंने तो खैर बोसा दी है, प्यार का इजहार किया, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं दिया बल्कि मैंने पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अपना प्यार दिखाया, बताया कि हम सब आपके साथ हैं। देखें, बात यह है इमरान के अगर कहीं किसी जगह कचरा पड़ा हुआ हो ना, अगर आप उसके करीब से गुजरेंगे ना तो उसकी स्मेल जो है वो आपके कपड़ों में लग जाएगी। ठीक है ना, तो मैं खैर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा ये है कि मुझे तो नहीं पता था कि मैं अगर किसी को चाय के लिए बुला रहा हूं तो उनके मुल्क में आग लग जाएगी, या किसी को मैं बोसा या प्यार दूं तो हमारे मुल्क में आग लग जाएगी। मुझे तो नहीं पता कि मैं इतनी आगे क्यों लगा रहा हूं, लेकिन एक चीज हकीकत है कि एक चीज मैंने देखी है कि अगर आप देखें कि अगर आपने देखा हो कि मोहल्ले के अंदर जो पालतू कुत्ते होते हैं वो भौंक रहे होते हैं, तो अक्लमंदी यही है कि आप सीधा सीधा चलते रहो, उनको इग्नोर करते रहो और उनको भौंकने दो। तो मुझे इन चीजों की टेंशन, इन चीजों की परवाह नहीं है। मेरे लिए ये मुल्क सब कुछ है। इस मुल्क के लिए मैं आखिरी हद तक, मैं, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, हम सब खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है, ये हमारी उम्मीद है, ये पाकिस्तान हमारा फ्यूचर है। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस दुनिया ने जो बात करनी है करे। मैं पाकिस्तान के लिए जो मुझसे, मेरे घर वालों से, मेरे बच्चों से, बहन भाइयों से होगा, वो सब कुछ हाजिर है हमारा इस मुल्क के लिए। सब कुछ हाजिर है इस मुल्क के लिए। और ये एक पैगाम है वाज़े तौर पर उन लोगों के लिए कि अगर आपको आग लग रही है और आपने अगर ज़िंदगी में जलने का फ़ैसला कर लिया तो वो आपको जलने से रोक नहीं सकता। और अगर कहीं मोहब्बत तकसीम हो रही है, मोहब्बत के जज्बात का इजहार हो रहा है और वो उसका तबादला किया जा रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं। और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, और आपका इलाज वही है जो 10 मई को हुआ था और वो जारी रहेगा। ये एग्जैक्टली वो जज्बात हैं जो सारी कौम के हैं इस वक्त एक बंदा कौम का ये फील करता है कि हाँ जी, हम जितने सुकून से उस पूरे टाइम फ्रेम में सोए वो इस वजह से क्योंकि हमें ट्रस्ट था दैट वी आर इन सेफ हैंड्स। तो ये तो एक पूरी आवाम का इस वक्त जज्बा इस तरह का है। वो इतना ट्रस्ट था, प्राइम मिनिस्टर साहब स्विमिंग करने जा रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब तरबूज खा रहे हैं और लोग बाहर जो है जहाँ पर ड्रोन आ रहा है, पता चल रहा है कि ड्रोन यहाँ पर जा रहा है, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये ड्रोन थले डिगेगा, असी चुके लाई जाना बेचना चुके। दूसरी वहाँ पे वो जो लोग हैं ना, वो पकौड़े बेचने वाले भी अपना रिस्क करते, वहाँ पे डिलीवरीज हो रही थी, इतने रिलैक्स थे कि वहाँ का आपका फूड पांडा डिलीवरीज कर रहा था। एग्जैक्टली ये भी हमने देखा है कि वहाँ जो लोग इकट्ठे हैं तो वो इतने रिलैक्स थे। बिल्कुल। और ये जो बातें कर रहे हैं, जिस किस्म की बातों का जिक्र हो रहा है जी, वो भी आराम से सो रहे थे जी। उनमें से कुछ जाग के कोई डरा हुआ नहीं था।
वो भी ट्रस्ट करके ही सो रहे थे। बिल्कुल। आज वो बस आप बदबूदार सोच के अगर आप मालिक हैं और वो उसमें आपने बदबू फैलानी है तो वो उसका कुछ रोक नहीं सकते हम। लेकिन दुनिया देख रही है, डिफ्रेंशिएट हो गए हैं वो लोग जो मुल्क के साथ थे और जो मुल्क के साथ नहीं थे, वो डिफ्रेंशिएशन ज़रूर हो गई है। इस सिचुएशन में अलग-अलग कर दिए हैं, जिस चीज़ पे को थोड़ा बहुत डाउट था ना, वो भी क्लैरिटी हो गई है। लाला, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, आपको क्लैरिटी में नज़र आ गया है कि अब कौन मुल्क के साथ लॉयल है और कौन नहीं। सवेरा सबने देख लिया। मुझे आई नो कि काफी सारे लोग जो नेगेटिव ही रहे हैं मेरे मुतालिक कि ये कोई पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है, किसी की जगह लेना चाह रहा है या कोई ओहदा लेना चाह रहा है। सवेरा मुझे ये ओहदे शौदे ना बहुत पहले से ऑफर हो रहे हैं, मुझे अभी भी मिनिस्ट्रियां ऑफर हुई हैं। मुझे इन चीजों की लालच नहीं है सवेरा, ठीक है ना मुझे सियासत में आना है। आपको मैं पहले भी मैं ब्रॉडकास्ट कर चुका हूं, उस पर भी बता चुका हूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टी थी जो कि मैं 2018-19 के बाद मैंने माइंड चेंज कर दिया था कि मैंने यार अब पॉलिटिक्स में नहीं आना था। क्योंकि मेरे पास एक पार्टी थी, मैंने सोचा था कि फ्यूचर में इसी की तरफ से अगर पॉलिटिक्स में आऊंगा तो इसी पार्टी की तरफ से ही आऊंगा। लेकिन 2018-19 के बाद बस माइंड चेंज हो गया, दिल चेंज हो गया कि नहीं यार अब कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो कोशिश यही करूं कि सियासत से दूर ही रहूं तो बेहतर है। तो ये उन लोगों की सोच का पता नहीं चलता जो अपने अंदाजे लगाते हैं कि मैं सियासत में आने के लिए करना चाह रहा हूं या मुझे कोई कुर्सी की जरूरत है। नहीं, मेरे पास कुर्सियां अभी से ऑफर नहीं हो रही, काफी दिनों पहले भी ऑफर हुई हैं, लेकिन मैं कुर्सियों का लालच नहीं है ना, मैं अपने लिए करता हूं। जो कुछ मैं पाकिस्तान के लिए करता हूं मैं अपने दिल से करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। लाला, बात वही है ना कि लोग देखते वही हैं जो वो खुद अपने अंदर होते हैं। वो खुद शायद ये सब कुछ चाहते हैं तो इसलिए उनको कोई ऐसा है। मगर वक्त अभी यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होती रहे। हमारी यूनिटी पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूरी कौम जो है वो यकजा होके एक साथ खड़ी हुई, अगर उस पर किसी को प्रॉब्लम है फिर वो प्रॉब्लम अपनी साइड पे रखें और जो उन्होंने करना है वो करें उसके साथ। क्योंकि ठीक है, देखते रहेंगे, वो कहते हैं ना, बुरी नज़र वाले देखते रहेंगे मगर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और उसी तरह पाकिस्तान चल रहा है। बट महमूद साहब, आई थिंक कि अब हम आपको क्लियरली सुन सकते हैं। सो ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि एशिया कप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इंडियन मीडिया में आई कि नहीं जी, नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, पता नहीं व्हाट नॉट क्लेम्स जो उन्होंने किए। तो एक रियलिटी चेक उनको भी होना चाहिए कि इतना सब कुछ नहीं होगा। देखिए, बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वहाँ पर जो कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर आप देखें, कोई ऐसा बयान नहीं हुआ कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारे क्रिकेटर्स, हम बुरे वक्त में हम पूरी कौम इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना। और लेकिन वहाँ पर फिर जिस तरह के क्रिकेट के ऊपर बयान आ रहे हैं, हमने आज तक क्रिकेट के ऊपर कभी बयान नहीं दिए। हमें बहुत लीनियंसी से हम काम करते हैं, हम खुले दिल के साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमने बहुत उनको वेलकम किया, हम वहाँ पर खेलने भी गए, हम वर्ल्ड कप खेलने भी गए, हमने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की। हर चीज़ इनकी तरफ से आती है। तो जब ये इस तरह की अब एशिया कप की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि बगैर पाकिस्तान के एशिया कप हो सकता है क्या? वो किससे खेलेंगे? और नंबर 2, जो ACC है वो एक बॉडी है लाइक ICC। देखिए, ACC का जो भी टूर्नामेंट होता है उसकी जिम्मेदारी ACC की होती है, नॉट उसकी नहीं होती कि जो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर मोहसिन नकवी साहब उसके प्रेसिडेंट भी हैं तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट कैसे दिवाली हो गई? मतलब बोलते हुए, कुछ समझते हुए आप बात करें ना, इससे तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं और बस मीडिया पे आके जैसे शाहिद ने बोला ना, उनका कार्टून नेटवर्क चलता है कि बस हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया भाई? आप सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म आप नहीं करा सकते और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती। ये तो आज दुनिया को पता चल गया है। और जिस तरह हमने अभी स्टार्ट किया PSL दोबारा, एज सून एज पॉसिबल
और हमारे प्लेयर्स भी तकरीबन जितने फॉरनर प्लेयर्स हैं जो बिजी हो गए वो डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स हमारे पास वापस आ गए, खेल रहे हैं, हमारे मैचेस बड़े अच्छे हो गए। तो हमें किसी को पीछे हमें देखने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हम जो है अपनी क्रिकेट, अभी बांग्लादेश की टीम कंफर्म हो गई, वो आ रही है, कोई जरूरत नहीं है हमें किसी के साथ बात करने की। बांग्लादेश की टीम आ रही है, यहाँ पर 5 T20 मैच खेलेगी। जो हमारे स्केड्यूल के अंदर जो हमारे टूर्स हैं, जो हमारी क्रिकेट है वो उसी तरह हो रही है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इसी तरह हो रही है, हमारे पीसीबी जितने भी ग्रेट टूर्नामेंट है वो भी इसी तरह चल रहा है, इंटर चैलेंज कप हो रहा है, अंडर-19 हो रही है, सारी चीजें हमारी हो रही हैं। आप हमारी क्रिकेट कैसे खत्म कर सकते हैं? आप होते कौन है? और दूसरी बात कि शाहिद का जो जेस्चर है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, तो जलने वाले जलते रहें वो बात अलग है, लेकिन शाहिद ने हमेशा ऐसी चीजें की हैं क्योंकि शाहिद का एक स्टारिज्म है, दुनिया शाहिद को जानती है, शाहिद कहीं से भी चला जाता है तो शाहिद को लोग देखते हैं, शाहिद की बात को फॉलो करते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है कि आप एक दूसरे के साथ यकजहती जिसे कहना चाहिए, देखिए हम दिखाते कुछ हैं करते कुछ आ रहे हैं। जब हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसी बात आएगी तो सारी कौमें, सब जब सारे जितने भी हमारे सूबे हैं, सब लोग पॉलिटिकली जितने भी हैं सब एक इकट्ठा हो जाते हैं और एक कॉज के लिए लड़ने लगते हैं। तो अब जितना भी हम हमारी जिसे कहना चाहिए आर्म फोर्सेज हैं, जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया और जो उन्होंने काम किया वो तो दुनिया को दिख गया है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम पे अगर मैली नजर आप डालोगे तो हम उससे बढ़कर आएंगे। हमारे साथ प्यार मोहब्बत से हर चीज करो, हम बिछने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर जो है हम इसी तरह करेंगे। तो शोएब और शाहिद ने जिस तरह का यकजहती दिखाई है, और देखिए इनका बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, इन लोगों का, इनके स्टारिज्म है। आप पाकिस्तान में यही लोग स्टार हैं, और अभी आप अगर देखें तो इतने स्टार नहीं है जितने अभी भी शायद अगर ग्राउंड के अंदर चला जाए तो क्राउड फुल कर लेगा, जो कि और प्लेयर्स नहीं कर सकते। तो शाहिद की एक अलग ही अपनी कॉस्मेटिक पर्सनैलिटी है, और जो लोग ये कहते रहते हैं और जो चलते हैं वो उनको जलने दें, लेकिन मैं इस शाहिद से कहूँगा जो अपना काम कर रहे हो और जिस तरह तुम जैसे लोगों के पास जाते हो, और देखें इतना आसान काम नहीं होता ऐसे बंदे के लिए कि इतनी ट्रैवलिंग करके जाना, फिर हर वक्त बिजी रहना, तो इतना आसान काम नहीं है। तो हेड्स ऑफ है भाई इन लोगों के ऊपर कि ये लोग टाइम निकालते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनकी हमदर्दियाँ उनसे लेते हैं और उनको बताते हैं। और देखें ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जाता है कि हमारा फर्ज क्या है। हमारा फर्ज ही यही है कि जब हम इस लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो हमें ऐसे काम करने चाहिए अपने मुल्क के लिए। तो ये नीचे तक जो डाउन द लाइन है, जो हमारी नई जनरेशन है, उनके पर भी एक चीज जाती है कि हमें भी इस तरह करना है। तो मेरे ख्याल से उनकी बातें जो है वो छोड़ दें। हमारी क्रिकेट माशाल्लाह अच्छी हो रही है और अच्छी होती चली जाएगी। हमें किसी का, अगर आप नहीं खेलते और आप समझते हैं कि हमको अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपनी क्रिकेट और बेहतर करनी, हमें अपनी रैंकिंग बेहतर करनी, और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होते चलेंगे। मोहसिन साहब, हमें अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है। एक तवज्जो तलब बात ये भी है ना कि अब हमें अपनी क्रिकेट के मयार को बुलंद करना है, क्योंकि अगर हमने हर सतह पर दुनिया का मुकाबला करना है तो उसके लिए हमें अपने मयार को बुलंद करना है। देखिए हफ्स साहब, इस तरह है कि लोगों की एक गलत फहमी है। मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ, थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ कि लोगों की गलत फहमी है पाकिस्तान के मुताल्लिक। इख्तलाफ में और इख्तलाफ राय में फ़र्क होता है। तो हर घर में, हर मुल्क में एक इख्तलाफ राय होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कौम बटी हुई है। आप जल्ज़ला देख लें, आप सैलाब देख लें, आप जंग देख लें, तो आपको कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो उसके एक दूसरे के साथ मिल के जुड़ा हुआ नहीं है। और ये आम इवेंट्स पे चैरिटी देख लें, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चैरिटी संभाली नहीं जा रही होती, जहाँ पे चैरिटी होती है, इतना वो होता है। बाकी रह गया कि जब भी ये जो एक मौका कुदरत ने हमें दिया है, जो अल्लाह ताला ने हमें एक इज़्ज़त बख्शी है, कुदरत ने हमें जो मौका दिया है, उसमें बात आपकी वो है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़रूर आती है कि अगर दुनिया ने हमें एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू किया तो हमें भी अपनी क्रिकेट को उस सतह पे लेके जाने की ज़रूरत है जहाँ हम उसको जहाँ पे वो थी, जहाँ से हम डाउनफॉल शुरू हुआ। हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, बोर्ड की भी ज़िम्मेदारी है, प्लेयर्स की भी ज़िम्मेदारी है, और हमारी आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि हम एक दफ़ा, ये हम पे अब आ रही है कि हम उसको साबित करने की कोशिश करें।
ठीक है, हम इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। महमूद साहब, किस तरीके से आपके ख्याल में, जब आपने मायार बुलंद करने का जिक्र किया है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर आप 2-3 चीज़ें फ़ौरी तौर पर अगर आपके जहन में आएँ कि ये वो शोबे हैं जिसमें हमें बहुत मेहनत और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े दलेरी के साथ और बेरहमी के साथ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ग्रास रूट क्रिकेट है। ठीक है, ग्रास रूट क्रिकेट की वजह से आपके पास बैकअप आना चाहिए ऑल द टाइम। आपको ये परेशानी ना हो कि अगर मेरा ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे पास बैकअप नहीं है। हमें यही प्रॉब्लम आई है, जब हमारे कुछ प्लेयर्स चले गए तो हमें बैटिंग के अंदर, हमें बॉलिंग के अंदर यही प्रॉब्लम आई है। देखिए, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट से हमें प्लेयर ऊपर आनी चाहिए इस वक्त। और दूसरी चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, कि डोमेस्टिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने लगेगी, तब जिसे कहना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, तो ऑटोमेटिक प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जब पाकिस्तान की टीम बने तो बहुत ही उसके अंदर मेरिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मेरिट नहीं रखेंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। देखिए, हम कहाँ से कहाँ चले गए। एक वक्त में हम T20 पे नंबर 1 चले गए थे, आज हम कहाँ खड़े। टेस्ट क्रिकेट में हमारा नंबर कहाँ चला गया, हम 90 नंबर के ऊपर आ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हम ख्वाब देख ही नहीं पा रहे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें, हम नहीं खेल पा रहे, हम 90 नंबर के ऊपर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट को बचाना है। टेस्ट क्रिकेट, हमें लड़कों को टेस्ट क्रिकेट में वापस लेकर आना है, उनको हमने कन्विंस करना है कि यस, 4-डे क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो क्रिकेट हमारी अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारी जो है कि T20 भी अच्छी हो जाएगी और 50 ओवर्स की क्रिकेट भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि वो शॉर्टर फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इतनी देखें सिंपल है कि उसके अंदर भी जान नहीं लग रही होती। 4-डे क्रिकेट के अंदर आपको एक दिन के अंदर 15 ओवर्स भी करने हैं, आपको आउट करने का तरीका भी आना चाहिए, आपके पास टेम्परामेंट भी होना चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको जब दूसरी क्रिकेट में जाते हैं आपको उसको अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं होती। अगर आप दूसरी टीम में भी देखें, उनके लड़के किस तरह खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस को देखें, वो T20 भी खेलते हैं, 50 ओवर भी खेल रहे हैं, टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर्स हैं उनके जो कि फॉर्मेट के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बेसिक्स अगर अच्छी हो जाती है तो आप सारी क्रिकेट अच्छी खेल लेते हैं। T20 क्रिकेट में है क्या, आप क्रिकेट शॉट नहीं मार सकते उसके अंदर, आप बीच में से चौका नहीं मार सकते, आप कवर के ऊपर से छक्का नहीं मार सकते, लेकिन आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। आपने सिर्फ स्ट्राइक रेट ही तो बढ़ाना होता है उसके अंदर, और आपने करना क्या होता है T20 क्रिकेट के अंदर, सिंगल्स आप लेते हैं, आप रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक करते हैं। आपको जहां पर अच्छा, आपकी 6 बॉलें हैं, अगर 6 बॉलों के अंदर आप 4 सिंगल करते हैं, फिर भी 2 बॉलें बचती हैं, वहां पर आप एक छक्का या चौका लगा लेते हैं तो कितने बन जाते हैं, 14 रन तो बन गए। तो हमारी कैलकुलेशन, गेम अवेयरनेस, हमें प्लेयर्स के साथ गेम अवेयरनेस, प्लेयर्स को बताना है कि गेम अवेयरनेस भी क्या है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि हमें करनी है, और खासकर हमें निचले लेवल के ऊपर हमें ये काम करना पड़ेगा, ताकि जब वो ऊपर लेवल के ऊपर आए तो उनको इतना सीखने की जरूरत नहीं होगी, वो नीचे से सीख कर आएंगे। यानी जब प्लेयर्स टेक्निकली साउंड होंगे, तो ये गियर शिफ्टिंग प्रॉपर कर सकेंगे। मतलब गाड़ी चलानी आती है तो फिर क्या हाईवे या क्या एक लोकल कोई गली या रोड, क्योंकि जब आप एक टेक्निकली साउंड चल जाता है ना जी कि आपने शिफ्टिंग कब करनी है, कि आपने अभी 20 की स्पीड पे जा रहे हैं तो आप चौथा गियर तो नहीं लगाएंगे जी, ठीक है। जब आप तेज जा रहे होंगे, 70-80 की स्पीड में जा रहे होंगे तो आप चौथा, फिर 5वें पे आप चलते हैं। तो इसी तरह गियर शिफ्टिंग है, तो इसमें क्रिकेट में भी यही होती है। थोड़ा सा आप समझते हो, देखते हो, हर एक का अपना अपना रोल है। T20 के अंदर डिफरेंट रोल है, 50 ओवर्स के लिए डिफरेंट रोल होता है हमारे पास। तो हमारे पास ऐसे बॉलर्स की कमी मुझे नजर आ रही है कि जो कि टॉप बॉलर्स तो हम कहलाते हैं हमारी टीम में, लेकिन वो इम्पैक्ट क्यों नहीं शो कर पा रहे, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि वो 4-डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। बहुत से लड़के 4-डे क्रिकेट नहीं खेलते। आपने अपने आप को वापस लेकर आना है, तो यू नीड टू प्ले फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर पुराने प्लेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ, जब वो टीम से ड्रॉप होते थे तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे, वहां दोबारा अपने आप को सही करते थे, परफॉर्म करते थे, देन कम बैक होता था। अब ऐसा होता है कि एक लड़का बाहर हो रहा है और वो बगैर कुछ खेले हुए वापस टीम के अंदर आ जाता है, तो वो कैसे आया? अगर वो जिस वक्त बाहर हुआ था उसकी क्या खामियां थी, उस पर क्या उसने ओवरकम ने उसके ऊपर काम किया,
कि हाँ ठीक है ये बेहतर हो गया, इसकी उसके बाद ये परफॉर्मेंस आई है, इसलिए वो कम बैक कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो ये अनफॉर्चुनेट है। ये हमें बहुत सारी चीजों को डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा, ये हम वक्तन फवक्तन बात कर रहे हैं, और वाकई डोमेस्टिक क्रिकेट पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देगा तो प्लेयर्स इज्जत देना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर बोर्ड इज्जत नहीं देगा, जिस तरह अभी पिछले साल कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का हाल किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद, मेरा ख्याल से उस पर सोचो फिक्र करना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिल वालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि कौन क्या करेगा या क्या करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट अगर बेहतर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं फिर आपके हाथ में। आपकी परफॉर्मेंस इज़ मेजरली जो कि आपके हाथ में होती। बेहतरी की कुछ चीज़ों की हम बात कर रहे थे महमूद हामिद साहब से, मगर अब मैं आपकी तरफ आऊँगी मोहसिन साहब। क्या आपको क्या लगता है किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? सबसे पहले सवेरा इसके लिए हमें ज़रूरत है माइंडसेट चेंज करने की। ठीक है। इस वक्त जो हमारा माइंडसेट है ना, वो ठीक नहीं है। अब उसमें मैं बात करूँगा कि कोई रोल डिफ़ाइन नहीं है। जब हम प्लेयर को तैयार करते हैं, टीम को तैयार करते हैं, कि डिफ़ाइंड रोल के साथ तैयार होना चाहिए कि ये बॉलर डेथ ओवर करेगा, ओपर करेगा, ये जो बैट्समैन है फिनिशर कौन से तैयार करेंगे। आप ब्रैकेट्स बनाएं, आप ओपनर्स की ब्रैकेट्स बनाएं, आप फिर उसके बाद फिनिशर्स की ब्रैकेट्स बनाएं, बॉलर्स की ब्रैकेट्स बनाएं। बॉलर भी वो होने चाहिए जो आपको नीचे आके सपोर्ट कर सके T20 में, वनडे में। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि जो दरमियान वाले जो फिनिशर हैं, जिन लोगों ने फिनिश करना है, उनको आप बताएं कि एक स्टैंडर्ड दें लोगों को, प्लेयर्स को। जो डोमेस्टिक की हम बात कर रहे हैं, उस डोमेस्टिक में एक स्टैंडर्ड दें कि भाई ये आपका रोल है और इस रोल पे आपने पूरी फर्स्ट क्लास खेलनी है, कि ये स्ट्राइक रेट होगा, ये उसके हैबिट्स होंगी आपकी, तो फिर आप इसको आप आगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकेंगे। अभी होता ये है कि हम 6-7 ओपनर खिलाते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये ऊपर नहीं खेल सका, हम उसको नीचे ले आते हैं। डिफाइंड रोल नहीं है। आपको जितनी क्रिकेट है डिफाइंड रोल्स के साथ, और जो हमें सिखाने वाले हैं जी, बच्चा जितना मर्जी ज़हीन हो, जितना मर्जी समझदार हो, एट द एंड ऑफ द डे उसको एक अच्छा टीचर चाहिए, बिल्कुल उसको सिखाने वाला चाहिए, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह वेस्ट हो रहा है हमारा टैलेंट, कि हमारे ऊपर मुल्तान में आप देखिए कि अच्छा साहब, आपने कहा कि ज़ाया हो जाएंगे, हमारे प्लेयर ज़ाया होते हैं। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। महमूद साहब, जैसे अभी डिफाइंड रोल की बात हुई है, तो आप हसन नवाज़ को कहाँ पर देखेंगे? जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हुए दिया, और जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने किया है पाकिस्तान सुपर लीग में, दोनों जगह पर मुख्तलिफ नंबर्स हैं, दोनों जगह पर मुख्तलिफ तरह की उनकी कारकर्दगी है। देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो इस लेवल पे जो हेड कोच होता है, उसकी जजमेंट कि किस प्लेयर का, कौन सा प्लेयर है किस नंबर पे वो ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। ठीक है, हमने ये देखा कि एज ए ओपनर अगर उसको देखते हैं हम, तो मुझे इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आया था। कि नया बॉल डिफरेंट होता है, बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा था, थोड़ा सा सीम हो रहा होता है। अगर हम न्यूजीलैंड में वो इनिंग भी देखें जो उसने जिसमें 100 किया है, तो वो इतना कोई बेहतर 100 नहीं लगा कि आपने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है। लेकिन अगर आप PSL में देखें तो 360 डिग्री चेंज नजर आया। क्यों नजर आया? इट मीन्स कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल सकता है। चौथे नंबर का वो आपको एक अच्छा मैच फिनिशर नजर आया, कि वो पुराने बॉल के ऊपर ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रहा है रादर के वो नए बॉल के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि इसको रोल यही वाला देना चाहिए जिसपे इसने 2-3 इनिंगें ऐसी खेली थी कि मैच विनिंग इनिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे प्लेयर्स को मैच फिनिश करना नहीं आता, वो आधे रास्ते में गेम को छोड़ देते हैं। अगर बहुत अच्छा खेले एकदम विकेट गिर जाती हैं, मैच आपके हाथ से निकलता है। हसन नवाज की 2 इनिंग, एक कल की इनिंग अगर आप देखें और एक पिछली इनिंग देखें, तो उसमें उसने मैच जिताया है। आखिरी बॉल तक वो गेम को लेकर चला है। कल भी आखिरी बॉल पे छक्का लगाया। इट मीन्स के उसके अंदर एक ऐसी चीज है कि वो कैलकुलेट कर रहा है कि मैं अगर खड़ा रहूंगा तो मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पावर हिटिंग है कि मैं
12-13 रन का एवरेज को भी मेंटेन कर सकता हूँ। तो हमें ये देखना है। तो अच्छा जो प्लानर होता है, जो अच्छा कोच है, तो वो ये बड़ा अच्छा जज कर लेता है कि किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना है और ये गेम अवेयरनेस हमने परफॉर्मेंस लेनी है। और ये गेम अवेयरनेस एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लाला, हसन नवाज की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हसन नवाज जो पाकिस्तान से एक ओपनिंग पोजीशन पे खेल रहे थे, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स से वो 4th नंबर पर आते हैं, यानी एक मिडिल ऑर्डर का एक संभाला जिसको कहते हैं वो देते हैं आके, और उसके बाद मैच पिछले 2 मैचेस से वो फिनिश करके जा रहे हैं अपनी टीम के लिए मैच। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि ओपनर्स की भरमार है हमारे पास, ओपनर्स बहुत हैं लड़के हमारे पास डोमेस्टिक में। जब कोई हाई स्कोरिंग हम देखते हैं कि हाँ जी इस लड़के की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी अच्छी है, वो ओपनर निकलता है। हम डेवलप कर सकते हैं हसन को एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर। सवेरे देखें, सब कॉन्टिनेंट में ओपन करना और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर ओपन करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ओपनर्स हैं, तो वाई नॉट कि उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी टेक्निक के ऊपर काम क्यों ना किया जाए। जो ऐसे प्लेयर्स हम डेवलप करें जो किसी भी कंडीशन, किसी भी पिच के ऊपर जाके वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे, तो ये तो अच्छी बात है कि ओपनर्स जितने सारे नजर आ रहे हैं। असल चीज अभी महमूद आबिद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि गेम फिनिश करना जिस प्लेयर को आता हो वो बड़ा प्लेयर बनता है। वो फिर जो गेम अवेयरनेस है हमारे पास, कब से मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं कि हमारे पास एक फखर के अलावा कोई एक ऐसा मैच विनर नहीं है या कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच आखिर तक खत्म करके आ जाए। तो वो भी हमें डेवलप करना, उस माइंडसेट के प्लेयर्स को भी जो है वो हमें ट्रेन करना है और उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। बाकी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिकेट एकेडमी के ऊपर है कि वहां पे उन लड़कों के साथ हम कितनी मेहनत करते हैं, उनको कितने अच्छा उनकी टेक्निक को, यहाँ पे तो सब कॉन्टिनेंट में आपकी टेक्निक नहीं इतनी मैटर करती, आप दूर से भी बॉल को खेल लेते हो, कोई इशू नहीं रहता। लेकिन आपको जहां पे कंडीशन थोड़ी सी बॉलर की फेवर में जाती है वहां पे एक्सपोज हो जाते हो आप। तो आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि पीएसएल क्या है, पीएसएल से हमें टैलेंट नजर आ जाता है, प्लेयर नजर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों की डेवलपमेंट, इनकी माइंडसेट, इनके स्किल्स के ऊपर हमें क्या काम करना है, इनकी टेक्निक किस तरह ठीक करनी है। असल तो रोल उन कोचेस का, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आपको नीचे तगड़े कोचेस चाहिए, आपको पैसा नीचे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमारी नीचे की क्रिकेट पे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। प्रोडक्ट आपका टैलेंट अच्छा तैयार होगा तो मेरा मतलब है कि फिर रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। सवेरा शाहिद साहब, जैसे भी हसन नवाज का जिक्र हुआ है, ख्वाजा नाफे ने भी एक मैच खेला, उसमें भी उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो ये 3, 4, 5 अगर आपको प्लेयर्स मिल जाते हैं तो ये इनके बारे में भी फिर कुछ खास प्लान करने की ज़रूरत है। जैसे भी आपने एनसीए का जिक्र किया कि उनके पास जाना चाहिए, तो ये प्लेयर्स तो हैं। इमरान बिल्कुल ठीक कहा आपसे। मैंने नाफे के बारे में पहले भी बात की थी कि नाफे को आई डोंट नो कि बेंच पे क्यों बैठा हुआ है, इस लड़के को खिलाना चाहिए, टैलेंटेड प्लेयर है। इसकी बांग्लादेश में भी मैंने 2-3 इनिंगें वहां की लीग में देखी, बहुत अच्छा खेला है। टेक्निक भी अभी तक फिलहाल सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से बहुत अच्छी टेक्निक है, तगड़ा है, फिल्टर भी बहुत अच्छा है, इवन की कीपिंग भी कर लेता है वो लड़का। तो आई मीन कि इस तरह का टैलेंट है हमारे पास, लेकिन इनकी रहनुमाई, इनके जो कोचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान सवेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इनको किस तरह, किस माइंडसेट के साथ तैयार करते हैं। बार बार कह रहा हूं कि टैलेंट है, लेकिन टैलेंट जाया हो जाता है क्योंकि उनकी रहनुमाई करने वाले अच्छे लोग नहीं मिलते। हर लेवल पे हर किस्म की कोचिंग है यहाँ पे एनसीए में डिफरेंट कोचिंग मिलेगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट में अलग के लिए मिलेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग किस्म की कोचिंग मिलेगी। मसला यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा है, हर नया कोच ये समझता है कि मैं जो समझाऊंगा बस यही क्रिकेट खत्म है, मेरे से अच्छा कोई समझाने वाला नहीं है, जो कि गलत है। कोचिंग को आप ऊपर से शुरू करें कि इस लेवल पे जो नीचे जितनी कोचिंग होगी वो इस तरीके से होगी, इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन मोहसिन साहब बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक की सिंक्रोनाइजेशन सेम हो, कि जब लड़का अलग अलग जगह अलग अलग लेवल्स पे जाके खेल भी रहा है तो उसको पता हो कि हाँ जी ऐसे ही खेलना है, दिस इज़ द माइंडसेट दैट वी वुड फॉलो। और हम सिर्फ क्रिकेटिंग कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मेंटल कोचिंग की भी बात कर रहे हैं। हमने हमारे सामने साइम की एग्जांपल है, हमारे सामने मोहम्मद हारिस की एग्जांपल है। ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, वैसे वैसे आपको लगता है कि शायद ये डीरेल हो रहे हैं, कहीं उनको उस डीरेल होने से बचाना है, बिकॉज
बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं इस वक्त। आप यूं एक नो लुक शॉट मारते हो और आप स्टार बन जाते हैं। उस स्टारशिप को ज़मीन पे लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास जो टैलेंट है ना, आप उसको चैनलाइज कैसे करते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि जब तक ये रोल, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि डिफाइंड रोल, शायद भाई भी वही बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोचिंग है, आपके पास एक प्लेयर डेवलपमेंट प्लान है या प्रोग्राम है, तो वो एक ही होना चाहिए ना। वो आप बैठ के उसको समझ के एक दफ़ा उसको बेहतरीन अंदाज से उसको फॉर्मेट कर लें। उसके बाद आने वाला या जाने वाले से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो प्रोग्राम सेम होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट सेम रहे। यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है सीखने और सिखाने वाले में। वहाँ एनसीए में हर चौथे दिन एक बंदा नया सिखा रहा होता है, नई चीज़ है, तो प्लेयर को कैसे, प्लेयर डेवलप होने में कुछ 4-5 साल लगते हैं। आपको प्लेयर को एक स्टार बनने में, या स्टार नहीं है तो वो एक बेहतरीन प्लेयर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, उसको एक टाइम लगता है। अब वो उस प्लेयर का ये है कि उसके साथ कोच भी बदल जाते हैं, उसके साथ तरीक़ाकार भी बदल जाता है और पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। उसका कप्तान भी चेंज होता है। ना कप्तान की कोई कंटिन्यूटी है हमारी, ना कोच की कंटिन्यूटी है, ना हमारे जो दूसरा ऑफिशियल स्टाफ है। तो ये एक आपको कल्चर देना पड़ेगा कंटिन्यूटी का, जिसमें आप एक प्लेयर को डालें, एक प्रोग्राम में डालें, उसको कंटिन्यूटी में रख के उसको तैयार करें। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा जो साइम अयूब है, तो बड़ी अहम बात है कि दोनों टैलेंट जो है द नॉन सीरियस टैलेंट है। टैलेंट अबंडेंटली है, बेतहाशा टैलेंट है, एम्पल टैलेंट है। लेकिन इशू क्या है कि जी मैं नो लुक शॉट मारूंगा। कल जो आउट हुए हैं, हमें जो समझ आ रही है कि वो ये है कि वो एक शॉट खेलने जा रहे थे प्री प्लान्ड, और जिसको वो थोड़ा सा बॉलर वो समझा, उसने बॉलिंग की लाइन चेंज की और वो उसमें हैंडल नहीं कर सके। ये नो लुक शॉट या जिस तरह हारे से एक अननेसेसरी शॉट्स खेलने की कोशिश करने के, शायद दुनिया को दिखाने के लिए या अपना एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने के लिए, या इसको हम जिस तरह एक हमारी ज़ुबान में कहते हैं शौकी करने की, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास टैलेंट है, आप बारी लें, टीम के लिए लें, मैच को फिनिश करें। दोनों में यह अहलियत है कि मैच फिनिश कर सकते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। जो उनके साथ ये जो टैलेंट ज़ाया करने वाली बात है, जहाँ पर हम हाई रिस्क क्रिकेट की बात करते हैं, जब आपने 8, 10, 12 के स्ट्राइक रेट या रन रेट के साथ खेलना है, तो ये फिर इसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम होने के इम्कान बढ़ जाते हैं आपके ख्याल में? और उसको किस तरीके से थोड़ा कंसिस्टेंसी को कैसे बेहतर किया जा सकता है जब आपने हाई रिस्क गेम खेलना है? तो देखिए, मैं जो पहले भी ये बात की थी कि गेम अवेयरनेस क्या कहती है। आपने 13 ओवर्स के अंदर 150 रन करने, ठीक है, आपकी 11 की एवरेज बनती है। आपने 11 की एवरेज को किस तरह खेलना है, आपको किस पर अटैक करना है, कौन सा बॉलर आपको नजर आता है कि हाँ इस पे मैं अटैक करूंगा, इसके ऊपर मैं 20 रन भी ले सकता हूँ। अगर इसी ओवर के अंदर मैंने 8 रन भी किए, तो मैं अगले ये जो इसका ओवर आएगा, मैं इसके अंदर 20 रन कर लूंगा, पिछले ओवर भी कवर अप कर लूंगा। लेकिन अगर मैं क्रीज पे रहूंगा तो मैं करूंगा ना, अगर मैं क्रीज पे नहीं रहूंगा तो फिर मैं कैसे कवर अप करूंगा? तो यही तो गेम अवेयरनेस है। कल जो बैट शॉट्स मारी हैं, जिस तरह के पेशावर जल्दी के बैट्समैनों ने शॉट्स खेले हैं, तो वो तो लग ही नहीं रहा था। 150 रन ऐसे थोड़ी होंगे कि आपने गए और धाड़, आप इधर मारा उधर मारा, हॉरिजॉन्टल शॉट्स। आप स्टार्टिंग से हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलते हैं यार, सीधे बल्ले के साथ भी शॉट्स लगते हैं, आप बॉलर के सर के ऊपर से भी मार सकते हो। वो आगे पिच कर रहा है, आपका बैट जो है वो जाता ही मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ है। तो यहाँ पर आपको ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि प्लेयर बड़ा फजल है, मैं किस लिहाज से बात करूंगा आपको, मैं वाकया के हिसाब से बात करता हूँ कि देखिए क्योंकि मैं भी कोचिंग साइड पे ही हूँ, मैं भी उसमें चैंपियंस के साथ भी बैटिंग कोच काम कर रहा था। तो मैंने बात की थी कि हमारा सिलेबस एक नहीं है। जैसे ये बात कर रहे हैं ना, ये एक चीज होनी चाहिए जो सारे कोचेस उसी के ऊपर काम करें। मेरा लेवल मैं डिफरेंट अंदाज से बता रहा हूँ, और एक कोच जब वो मेरे पास से जाता है शाइन की टीम में या पाकिस्तान ए की टीम में, वहाँ जो बैटिंग कोच होता है वो डिफरेंट अंदाज से बता रहा है, वो फिर पाकिस्तान टीम में जा रहा है, वहाँ पर डिफरेंट अंदाज से बताया जा रहा है। तो जो इस लेवल के ऊपर कोचिंग हो रही है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या T20 नेशनल T20, वहाँ पर सबका एक ही सिलेबस होना चाहिए कि हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है। हमने सारा गेम जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, कि हम नीचे से प्लेयर तैयार करें और इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आए,
ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो हमने क्या, हम सिलेबस सिंक्रोनाइजेशन की हम बार बार बात करते हैं कि क्यों नहीं सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होती, जो लड़के को कंफ्यूज कर देता है। महमूद साहब, एक ब्रेक पर जाना है, मैंने ब्रेक पर जाएंगे अभी, और सिंक्रोनाइजेशन की बार बार बात हो रही है। बट यस, बिकॉज ये अब लास्ट हाफ आवर होगा हमारा PSL सीजन 10 का। एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज जो कि मैं ब्रेक पे जाते हुए आप लोगों के लिए भी सामने रख कर जा रही हूँ कि क्यों ऐसा हुआ दैट हमारे दोनों फॉर्मर कैप्टन ऑफ T20s जो हैं, उन दोनों की टीम्स बाहर हैं। क्या यहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि वेदर कुछ डिसीजंस सही करने में हमें बड़ा टाइम लगा? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अब हमारे पास 4 क्वालिफायर्स तो आ गए हैं। 4 क्वालिफाइड टीम्स कौन सी हैं? आपको पॉइंट्स टेबल पे ज़रा नज़र आप डालें पॉइंट्स टेबल पे कि कौन वो टीम्स हैं। आपको पता ही है वैसे भी कि 4 टीम्स कौन सी, मगर जो बॉटम की 2 टीम्स हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा फोकस ज़्यादा उन पे इसलिए बनता है बिकॉज वो दोनों टीम्स जो हैं, अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें विच इज़ कैप्टन बाय मोहम्मद रिजवान, और पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उसके कप्तान बाबर आजम हैं, और ये दोनों पाकिस्तान के फॉर्मर T20 कैप्टन्स रह चुके हैं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन्स रह चुके हैं। अब तो दोनों फॉर्मर T20 कैप्टन हैं। कमिंग बैक टू वर्ड्स यू साहब, जब आप इन दोनों टीम्स को देखते हैं इस वक्त, जो गलतियां इसमें दिखी, जो कैप्टनसी के भी ब्लंडर्स दिखे, वो ये टेस्टमेंट सामने पुट अप करते हैं कि हाँ जी, मे बी दैट वाज द रीज़न, एटलीस्ट हमारा शॉर्टर फॉर्मेट इसलिए सफ़र कर रहा था। अच्छा, तो शाहिद साहब से ज़रा ना पूछ लें, क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी का इशू ना हो जाए, क्योंकि हालात का किसी वक्त कुछ पता नहीं चलता। शाहिद साहब, आपकी क्या राय है? दोनों पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इस एक तो अभी हैं मोहम्मद रिजवान, इन दोनों का बॉटम पर आना, नीचे रहना पॉइंट टेबल पर, क्या कुछ परेशान कुन और तशवीशनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से? हाँ, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक देखिए, बहुत सारी गलतियां होती हैं जब आप हारते हो या बिल्कुल बॉटम पे आप रहते हो, तो उसकी वजूहत सिर्फ 1-2 सिर्फ कप्तानी नहीं होती। उसके अलावा आपके अपना प्लान होता है, टीम का प्लान, आपकी मैनेजमेंट किस माइंडसेट से प्लेयर्स को ग्राउंड में उतारती है, आपकी फील्डिंग मैटर करती है। फील्डिंग तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सीजन में बहुत ही खराब रही है, और लास्ट मैच भी अगर बात करें तो सवेरा हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपकी जो फील्डिंग है ना, वो आपको टीम का भी पता चलता है, और मैचेस आपको 70% जो है ना वो फील्डिंग जितवाती है। तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है, मजा नहीं आया इस बार इतना ज्यादा। बहुत सारी वजूहत होती है इमरान जब टीम यहाँ पे एंड करती हैं, और मैं समझता हूँ कि आप, जैसे मैं हमेशा बाबर की भी बात की है मैंने, कि बाबर को एज अ प्लेयर खेलना चाहिए था। मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा ब्लंडर, मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में वो ब्लंडर था। किसी नए लड़के को, साइम अयूब को चांस देते एज अ कैप्टन, टीम को लीड करता, उसके एक्सपीरियंस भी होता, और एक अच्छी बात फ्रेंचाइज की तरफ से आती कि किसी यंग लड़के को मौका दिया एज अ कैप्टन लीड करे। और फ्यूचर भी सवेरा हमारे यही लोग, फ्यूचर भी हमारे यही प्लेयर हैं, इनमें से किसी ने कप्तानी करनी है। तो आई मीन के ब्लंडर्स, सवेरा कह रही है कि ब्लंडर्स भी हमारे कैप्टनसी में, तो बहुत सारी वजूहात होती है, तब जाके टीम यहाँ खत्म करती है। लेकिन मैं मेन जो है ना, वो मैनेजमेंट को मैं हमेशा बड़ा वो करता हूँ। मैनेजमेंट और कप्तान, ये वो 2 लोग होते हैं जो टीम की पोजीशन, प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवानी कैसी है। कप्तान ने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, इसलिए कि कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आई थिंक बहुत सारी वजूहत है, लेकिन मैनेजमेंट किस माइंडसेट से प्लेयर को उतारती है, किस तरीके से वो मैच के लिए तैयार करती है, मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मुल्तान सुल्तान के साथ जब तक एंडी फ्लावर रहे तो 4 में से 4 फाइनल, जिसमें से एक में वो चैंपियन बनी, और उसके बाद इस वक्त 2 पॉइंट्स ही हासिल कर सकी। सो एंडी फ्लावर होना, कोच का अच्छा होना, लाला, ये इंपॉर्टेंस शो करता है कोच की कि आपका जो कैप्टन होता है वो भी आउटशाइन करता हुआ दिखता है। सवेरा कंसिस्टेंसी का अभी मोहसिन साहब ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज बनाते हो, आप टाइम लेते हो। आप पहले दिन अगर कोई काम कारोबार शुरू करते हैं, आप पहले दिन से मुनाफे की नहीं सोचते, आप अपना ब्रांड खड़ा करते हैं, आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट आपका अच्छा होता है, देन आप उसकी सेल की तरफ जाते हैं, फिर आप थोड़ा वेट करते हैं। तो मार्केट टाइम लेती है किसी भी चीज। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होती है। आप अगर आप हर सारी चीजें चेंज करते रहोगे
तो मेरे ख्याल में देखिए वही वाली बात है सवेरा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हायरिंग जो करनी है वो बहुत आराम से बहुत स्लो करनी है, लेकिन जब आपने किसी को एक दफा हायर कर दिया फिर अगर उसने आपको मौका दे दिया तो फायर फौरन करना है। तो आई थिंक आप जो मैनेजमेंट होती है उसका रोल हमेशा मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टीम को बिल्ड करने में। कितना किरदार मोहसिन साहब आपके ख्याल में इस मैनेजमेंट का जिसमें मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें हैं, आपको लगता है कि वाक़तन आइंदा बरस में खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट के लिए भी ज़रा मुश्किल वक्त होगा? आप देखें ये दोनों टीमों के मैनेजमेंट के इश्यूज़ थे। जब मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आई है तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आई है। उसकी मैनेजमेंट ने पहले दिन से ही कोई बहुत अच्छी डिस्कशन, उनके जो फ्रेंचाइज ऑनर थे इवन उनकी तरफ से भी पीएसएल के लिए कोई बहुत अच्छे अल्फाज नहीं थे, तो वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से तो वो पहले ही आ गए। फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट चेंजेस हैं। अच्छा, उनके पास एक और बहुत बड़ा फ़र्क है कि नंबर ऑफ़ जो उनके ऑफिशल्स हैं जो उनको समझाने वाले हैं वो मेरा ख्याल है 40, 42, 45 लोगों का एक ग्रुप है। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि मैंने अगर कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ करनी है तो मैं एक आध बंदे समझदार से मशवरा करूंगा, मैं 20 बंदों उसके मशवरे से कैसे चल सकता हूँ? परफॉर्म नहीं होती। दूसरा, जो उनके पास जो उनका कप्तान है उसने एक सेल्फिश क्रिकेट खेली है। लफ्ज़ तो बुरा है, बैड है, लेकिन बहरहाल एक अच्छे क्रिकेटर के लिए ये बोलना बुरा लगता है, लेकिन जो उन्होंने किया ये बताना भी ज़रूरी है। तो वो अगर अपनी पोजीशन से उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया, आप जो अपना रन रेट है वो आपका 130, 35, 40 के रन रेट से आप ओपन कर रहे हैं सारे, और मैक्सिमम ओवर्स और मैक्सिमम बॉल्स आप खेल के जा रहे हैं, टूर्नामेंट के आप टॉप स्कोरर हैं, टीम आपकी। इस पॉइंट पे ना मैं एक इनपुट जरूर लाला से लेना चाहती हूँ क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। कल आखिरी एक डेड रबर मैच था लाला मुल्तान सुल्तान्स का। जाजेब सुल्तान एक यंग लड़का जो कि नेचुरली ओपनर है, मगर कल भी एज अ कैप्टन नहीं सोचा मोहम्मद रिजवान ने कि नहीं जी मैं एक स्टेप डाउन कर जाऊं और जाजेब को ऊपर खेलने दूं। कोई फ़ायदा, मतलब डेड रबर मैच था ये, उसमें भी एक यंगस्टर जो कि अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं खेल सका बिकॉज मोहम्मद रिजवान को शायद ये सही नहीं लगा। सवेरा मैं कमेंट्स लाजमी कर लेता, लेकिन आई एम सॉरी मैं मैच देख नहीं पाया, मुझे नहीं पता चला और इस बच्चे को भी मैंने नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, देखिए जो अगर कुछ है ही नहीं, हासिल ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में मौका दे देना चाहिए था। हमारे अब सीनियर्स जितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनकी कोशिश होनी चाहिए ये रिजवान की बिल्कुल करना चाहिए इसी तरह। और महमूद साहब, मतलब मुझे ये लगता है कि ये इनसिक्योरिटीज़ जो हमारे सीनियर प्लेयर्स में, इन इनसिक्योरिटीज़ को किसी ना किसी तरह फिजल डाउन करना पड़ेगा, उनको शट डाउन करना पड़ेगा। महमूद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? महमूद साहब का भी अच्छा। मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल आपने ये बात सही की थी कि जाजेब सुल्तान को इंडक्शन जो दी है इन्होंने, कल उसको जिसको उसकी इंटेंट अगर आप देखें कल किस तरह आके उसने अटैक किया, उसने थोड़े से रन किए लेकिन एक इम्पैक्ट प्लेयर शो हुआ है वो, कि वो हाँ उसके अंदर कुछ है अगर। अब यही चीज़ है कि नया प्लेयर आता है, वो उसको किस तरह गेम अवेयरनेस है। मैं एक बात, हम आपस में बात ये कर रहे थे कि कल अगर इसने इतना अच्छा अटैक कर लिया था, ये 25 पे पहुंच गया था, अब गेम अवेयरनेस क्या थी कि उस्मान तारिक बड़ी अच्छी बॉलिंग भी साथ कर रहा था, उसका गेम हल्का सा टर्न हो रहा था, अगेंस्ट द ब्रेक उसने बड़ी हिट मारने की कोशिश की, टॉप एज हो गया। ये गेम अवेयरनेस है, ये लड़के को सिखाना है कि भाई अगर तुमने इस ओवर में रन कर लिए थे तो तुम ये ओवर आराम से खेलो, इसका एक ओवर बाकी है, बाकी तुम इतना अच्छा सेट हो गए तुम दूसरे पर अटैक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैनेजमेंट को समझानी है। जो बाहर इतने बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे होते हैं, उनके अगर आप बहुत सारे इनके बयान भी सुनेंगे तो आपको हंसी भी आती है कि आप वो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मुल्तान सुल्तान ने और जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का शुरू से स्टार्ट किया, बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि उनकी जो इंटेंट थी वो शुरू से नेगेटिव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आफ्टर 10 ईयर्स दोबारा बिडिंग में जाना है, 25% आपने बढ़ानी है बिडिंग, तो ये आपको पीसीबी का मामला है, उसको सेटल करें, आप इनसाइड रूम के अंदर सेटल करें। लेकिन जब आप इस तरह की चीजें करने लगते हैं ना समझें, तो उसका इम्पैक्ट ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी है।
बिल्कुल जी, सेटल करना बहुत ज़रूरी है और देख समझना, और स्पेशली ये जो इतना यंग टैलेंट अभी दिखा है उसको प्रॉपर्ली नर्चर करना, उनको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। बट थैंक्स अ लॉट मोहसिन साहब फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अ लॉट महमूद हामिद साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जोर का जोड़ का। इट इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स टुनाइट, द लास्ट लीग मैच ऑफ PSL 10। उसके बाद एक ब्रेक आएगा और उसके बाद फिर नॉकआउट्स की तरफ जाएंगे। वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। सबीरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।